बात कही है। पुलिस ने बताया कि विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं, गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और इसके बावजूद लोगों को विश्वास नहीं है और लोग जो है उत्तेजित होकर लोगों ने पथराव और आगजनी की है। पुलिस इसमें तत्काल इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करेगी। हमारा राजनीति से प्रशासन से कोई संबंध नहीं था उस वक्त तक, तो कभी नहीं था और हम नहीं चाहते थे इसके बीच में पिसना। फिर क्यों मेरे साथ ऐसा घटना घटी? मैं तो यहाँ से जाना चाहती थी। एक्चुअलिटी ये है कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती थी। लेकिन बीतते बीतते ये मामला इतना पॉलिटिलाइज हो गया, इतना हाइप ले लिया कि ये सबके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बियॉन्ड कंट्रोल। जब मैं आईसीयू में थी तो उस समय तो बेहोश थी। उसके बाद थोड़ा होश आया तो डॉक्टर गया, पूरा चद्दर उड़ा दिया। उड़ा के इसके बाद उन्होंने कहा ऐसे सो बेटा, पैर ऊपर करो। तो हम सोचे कि इंजेक्शन वगैरह लगाएगा, लेकिन पैर ऊपर करके पूरा एकदम बिहेवियर, बहुत गंदा बिहेवियर किया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और ये देख के बहुत स्पष्ट रूप से उसमें कोई चीज़ नहीं आई। फिर भी परिजनों से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे जो है मेरे साथ खुद खाए हुए मेरे पीछे पड़े या हमारे हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिशें लगातार कर रहे हैं। अगर मैं कहीं से गलत होती तो मैं पुलिस क्यों बुलाती? मैं सीसीटीवी फुटेज क्यों देती? मैं उसके हस्बैंड को क्यों कहती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? हम मिरानपुर से आते हैं। क्या करती हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे जीएनएम करते हैं। जीएनएम करती हैं। जीएनएम कोर्स। तो कौन सा ईयर है आपका? ये 3rd ईयर है हम लोग का, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है, मतलब पिछले 3 सालों से आप लगातार यहाँ ट्रेनिंग कर रही हैं। किस तरह का प्रशिक्षण होता है, क्वालिटी क्या है ट्रेनिंग की? क्वालिटी अच्छी है। हम लोग मतलब अच्छे से सब पढ़ाई भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। अच्छा, आप एक लड़की हैं, आप आती हैं उतनी दूर से यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, तो यहाँ पर किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कैसी है या कभी किसी तरह की असुरक्षा आपको महसूस हुआ? यहाँ असुरक्षा नहीं फील होता है। मतलब हम लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं। कैमरा भी लगाए और यहाँ पे गार्ड भी हैं। अच्छा है। मतलब ओवरऑल आपको यहाँ पे असुरक्षा का महसूस नहीं होती है? और ट्रेनिंग कैसी होती है? ट्रेनिंग अच्छी होती है। ट्रेनिंग अच्छी होती है। आपका क्या नाम है? गजाला परवीन। कहाँ से आती हैं आप? हम साई मंदिर से आते हैं, कचहरी के पास। कचहरी के पास से आती हैं, तो प्रतिदिन आती हैं यहाँ पे। आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? जीएनएम। आपका भी फाइनल ईयर है? जी। तो फाइनल ईयर क्या है, मतलब करीब 2-3 सालों से आप लगातार यहाँ पे आ रही हैं। किसी तरह की असुरक्षा आपने महसूस किया यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर सुरक्षा को लेकर? सीसीटीवी कैमरा लगा है, हर जगह गार्ड हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होती तो हम लोग सर मैम से शेयर कर देते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम आज तक हुई नहीं। क्या समस्या हुई आपकी? समस्या यही हुई कि ये दवा खाते हैं पहले से भी और नींद की दवा 3 खा गए। उसके बाद खाने के बाद बुखार का भी दवा रात में खा लिए 8-9 बजे के करीब, और घर में कोरोजन था तो डिस्टर्ब नियर लगा इनको। उसके बाद ये चक्कर खाकर गिर गए। अच्छा। उसके बाद हम लोग लेकर लोकल डॉक्टर के यहाँ गए। वहाँ से दिलदार नगर भदौरा सब करते हुए कोई नहीं लिया, तो वहाँ से एक डॉक्टर साहब बोले कि आप लेकर चले जाइए सिंह हॉस्पिटल में। तो हम लोग लेकर यहाँ आए। डॉक्टर साहब देख कर बोले कि यहाँ पे कब आया? लगभग 12 बज गया था रात को। हाँ। अच्छा। 12 बज गया था। उसके बाद डॉक्टर साहब देखने के बाद बोले कि कंडीशन तो ख़राब है और देखने में भी लग रहा था कि ख़राब है, बस सांस चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे इलाज हुआ है। तो बाकी जो अन्य डॉक्टर के पास आप गए थे तो उन्होंने जवाब दे दिया? हाँ, कितने लोग तो बोले कि रात के समय में डिस्टर्ब मत करो। अच्छा। डॉक्टर साहब नहीं है, चले जाइए आप लोग। अच्छा। हाँ, तो हम लोग चले गए। मतलब आप गए अस्पतालों में तो बोल रहे हैं कि रात को डॉक्टर साहब नहीं है? नहीं है। अच्छा। हम तो देखने गए नहीं कि है कि नहीं, देख कर ले भगा दिए लोग। अच्छा। ये सदमे की वजह से मुंह दिखाने के सीधा गांव में सब चोर कहेंगे हमको, इस वजह से जहर खा ली। अच्छा। हाँ। तो फिर आप लोग जहर खा लिए तो फिर यहाँ कैसे पहुँचे हॉस्पिटल में?
मेरे मैके से फोन आया, मेरे मैके बताई कि ऐसे ऐसी बात हो गई है। तो मेरी बहन ने कहा कि इसी हॉस्पिटल में आप लोग ले जाइए, नहीं लेंगे तब दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइएगा। यहाँ आने के बाद खतरे से बाहर हो गए, एडमिट हो गए, मुझे तसल्ली होगा कि यहाँ बच जाएंगे। यहाँ एडमिट कर दिया गया। हाँ हाँ। तो अभी कैसी इनका स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया है। तो मैं देखा कि छोटा सा जनपद और ये इतना बड़ा विशाल नर्सिंग होम, ये आप लोग भी देख रहे हैं, बलिया में इतना बड़ा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो फिर हमने कहा कि भाई चलिए, यहाँ पता चला कि यहाँ सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, सारी मेडिकल इक्विपमेंट हैं, डायलिसिस फैसिलिटी, स्कैन है, सारी चीजें उपलब्ध हैं। हमारे देश का संविधान महान है, जिस पर आप और हम सब भरोसा करते हैं। कहीं न्याय मिले या ना मिले, लेकिन हमारे देश के न्यायालय पर सबको भरोसा है। जरा सोचिए, हम अपने देश की उस राजनीति का क्या करें जो अपने फायदे के लिए दो कैरेक्टर खड़ा करती है, खूब बवाल काटती है केवल अपने फायदे के लिए। नुकसान होता है पीड़ित का और एक नया पीड़ित जन्म ले लेता है। हर घटना के दो पहलू होते हैं और उन दोनों पहलुओं को समाज बखूबी समझता है। 2015 का समय था और जगह थी गाजीपुर का सिंह हॉस्पिटल। शोर हुआ, खबरें छपी, मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज आया और न्यूज क्या था कि गाजीपुर के सिंह हॉस्पिटल में एक 25 वर्ष के युवक की हत्या कर दी गई है। ये उसकी माताजी जो जिस कमरे में भर्ती थी उसमें 5 बेड थे, एक और महिला एडमिट थी, उसका सिजेरियन द्वारा बच्चा हुआ था, वो मृतक की चचेरी बहन थी। तो मृतक की चचेरी बहन, उसका चचेरा जीजा और उसका चचेरा भाई और उसकी चाची, वो उनकी देखभाल के लिए थे। और ये मृतक जो है अपनी माँ की देखभाल कर रहा था, इसकी अपनी सगी बहन भी थी। कुछ मुद्दों को लेकर इन लोगों ने आपस में कमरे के अंदर झगड़ा किया, कुछ शोर शराबा हुआ। हमारे स्टाफ ने क्या किया कि इन सभी लोगों को ले जाके गेट के बाहर जो मेरी कैंटीन के पास चौकी रखी हुई थी, वहाँ पर जाके बैठा दिया। वो फैमिली मेंबर के साथ चौकी पे बैठा हुआ था। इन लोगों का आपस में फिर कुछ झगड़ा हुआ। वो युवक खड़ा हुआ और इन लोगों से बोला कि नहीं, मैं अब गांव जा रहा हूँ। रात का समय था, करीब 3 साढ़े 3 बज रहे थे। परिवार वाले उसको रोकना चाहे कि रात बहुत है, मत जाओ अभी, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। उसी समय एक ट्रक क्रॉस कर रही थी और वो ट्रक की चपेट में आ गया। सर में चोट लगी, वो वहीं पे गिर पड़ा। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके परिवार के लोग शोर मचाने लगे कि बच्चा का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल के हमारे कर्मचारी बाहर निकल के आए, उसकी मदद के नियत से उन्होंने उसको स्ट्रेचर पे लिटाया और हॉस्पिटल की तरफ लेके आए। जब हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंचे, तब तक मेरे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे वो बाहर निकले। उन्होंने देखा कि उसकी डेथ हो गई, तो उन्होंने स्ट्रेचर को गेट के बाहर ही रोक दिया और तत्काल तुरंत उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन किया और कोतवाली इन्फॉर्म किया कि ऐसी सी घटना हो गई है। करीब 20-25 मिनट के बाद कोतवाली से फोर्स आई। मैं भी इसके बाद नीचे उतर के आया, स्टाफ ने हमको सूचना दी, तो मैं नीचे आया तो देखा कि उसके परिवार के लोग रो रहे थे। मैंने भी सांत्वना दी। इसके बाद पुलिस जो है उसकी डेड बॉडी लेके चली गई और मैं ऊपर चला गया। रात में सारी चीजें सामान्य थी, लेकिन सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब मेरे पास मेरे ड्राइवर का फोन आया। उसने कहा कि डॉक्टर, एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हमको फ़ोन किया है और बताया कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने उस युवक को मार के सड़क पे फेंक दिया। फिर मैंने तुरंत एसपी गाजीपुर से बात की कि सर ऐसी सी घटना हुई है और ऐसी सी अफवाह हमारे सुनने में आ रही है। एसपी ने कहा कि हाँ, मामला मेरे संज्ञान में है और मैं इसकी जाँच कर रहा हूँ। सिंह हॉस्पिटल से ऊपर आरोप लगा कि उसने एक युवक की हत्या की है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या थी ये भी समझना जरूरी था। हम ना हॉस्पिटल के मुखिया की बातों पर भरोसा करते हैं और ना सोशल मीडिया पर वायरल किए गए फोटो और खबरों पर भरोसा करते हैं। हम भरोसा करते हैं कानून पर
और कानून ने क्या कहा। मैंने फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी पोस्टमार्टम और सारी चीजें भेजी हैं, हर एविडेंस हमने क्लोज किया है और जो विधिक राय हो सकती है हमने प्राप्त कर रहे हैं। हम मृतक के कपड़ों को भी जो है विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेज चुके हैं, वहां परीक्षण चल रहा है। मैंने बताया ये केस ऐसा है कि जिसमें पुलिस को फोरेंसिक एक्सपर्ट की राय की अति आवश्यकता है और बिना फोरेंसिक राय के हम किसी डेफिनेट कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे। फिर भी जो घटना हुई है इसके बाबत जो लोग भी जिम्मेदार होंगे हम कठोर से कठोर कार्रवाई करने को तत्पर हैं। बहुत दंगा हुआ पूरे जिले में, हमारे हॉस्पिटल पे दंगाइयों ने आक्रमण किया, रबर की गोलियां चली, आगजनी की, पूरे जिले में उपद्रव हो गया। जब उपद्रव इतना बढ़ गया और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को लगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो उन्होंने उस एसपी का ट्रांसफ़र करके एक नए एसपी यहाँ पे वैभव कृष्णा जी आए, जो काफ़ी तेज तर्रार और उत्तर प्रदेश के काफ़ी ईमानदार एसपी माने जाते थे। इवन उस घटना में हमारे मुख्यमंत्री जी भी कंफ्यूज थे कि आखिर हुआ क्यों है, क्यों इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो श्री वैभव कृष्णा जी आए, वो करीब 2 महीने तक इस जिले में रहे। एक उन्होंने जांच टीम का गठन किया जिसमें 6 सदस्य थे। उन्होंने थारो पूरे के उसको इन्वेस्टिगेट किया, सारी जितनी भी पूछताछ हुई सब वीडियो रिकॉर्डिंग में है। इवन पोस्टमार्टम भी जो हुआ था वो डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया गया था, 3 डॉक्टरों की टीम थी, उसकी भी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। बाद में इस केस में डमी बना के भी एक जांच होती है, जो रिक्रिएशन ऑफ सीन हम बोलते हैं कि एक्चुअली क्या घटित हुआ होगा जिस समय ये बात घटित हुई, दुर्घटना हुई, ये भी जांच हुई। लाई डिटेक्टर नार्को टेस्ट हुआ, एक्सपर्ट फोरेंसिक ओपिनियन लिया गया। ये उस पुलिस की टीम ने जब स्टेटमेंट दर्ज कर रही थी तो इसके परिवार के जो चारों लोग चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने ईमानदारी से पुलिस की जांच में अपना स्टेटमेंट दिया है कि मेरा बच्चा जो है वो दुर्घटना में मरा और मेरे आंखों के सामने मरा। जिन 4 फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ वो चश्मदीद गवाह थे और उन्होंने ये बयान दे दिया। उन्होंने ये बयान दिया। उसमें केवल उसका पिता जो कि मौके पे नहीं था। एक मैं और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब बच्चे का दुर्घटना हुआ था तो इसका फादर जो है अपने घर पे था, लेकिन FIR में उसने लिखाया कि दुर्घटना के वक्त मैं मौके पे मौजूद था। अच्छा, ये भी कंट्राडिक्टरी चीज़ थी जो गलत थी। तो ये जो परिजन थे, ये मेरा आखिरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण है, जो परिजन थे क्या उनकी तरफ से कोई मुआवजे का डिमांड किया गया या उनको किसी तरह का मुआवजा भी दिया गया? हाँ, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 10 लाख का मुआवजा जो है, तत्कालीन एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके सहयोग से उसको 10 लाख का मुआवजा मिला उसके परिवार को। सरकार की तरफ से दिया? सरकार की तरफ से मिला। आपको लोग की तरफ से कोई डिमांड किया गया क्या? मतलब आपकी तरफ आपसे भी कुछ डिमांड हुआ हो? परिजनों ने किया आपसे कुछ डिमांड? नहीं, मंशा तो शुरुआती दौर में वही थी। कुछ लोगों से पहले 1-2 दिन मेरे पास कुछ बातें भी पहुंची थी, लेकिन ये मामला इतना हाइप ले लिया। मतलब आप ये कहना चाहते, मतलब ये मंशा थी कि परिजन आपसे कुछ डिमांड करना चाहते थे? जी, कुछ आए भी थे, कुछ लोगों ने बातें भी की थी, लेकिन 2-3 दिन बीतते ये मामला इतना पॉलिटिलाइज हो गया, इतना हाइप ले लिया कि ये सबके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बियॉन्ड कंट्रोल हो गया। 2015 का वो दिन जब ये अस्पताल लाइमलाइट में आया, हाईलाइट हुआ, भीड़ लगी, तोड़ फोड़ हुआ, आगजनी हुई, पॉलिटिक्स हुई, मीडिया ने सिंह हॉस्पिटल छा गया। छोटे से छोटे तबके में, गली में, चौराहों पर सिंह हॉस्पिटल को लेकर चर्चा होने लगी। वो दिन आपके लिए कैसा था? सबसे पहले आपने क्या सोचा जब आपको ये पता चला इस तरह की घटना हुई है? सर, अगर मैं सही बताना चाहूँ तो वो दिन मेरे लिए बड़ा कष्टदायक था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। हमने कभी कुछ किसी का बुरा नहीं किया और ठीक है, सेवाएं दी। मैं ये नहीं कहती मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हूँ, निस्वार्थ के लिए तो आपका सरकारी हॉस्पिटल भी है, बाकी चीज़ भी है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं करते कि किसी को गलत कहे या किसी का जेब काटे, ऐसा हिसाब किताब नहीं।
हमने यहाँ गरीबों के लिए उचित जब जैसा लगा कि नहीं ये नहीं दे सकता, चलो ठीक है कंसेशन कर तो कोई बात नहीं, आप जाओ। इतना कुछ करने के बाद भी मेरे साथ अगर इतनी बड़ी घटना राजनीतिक प्रेशर की वजह से, कुछ गलत लोगों की वजह से कि वो कुछ चाह रहे थे मुझसे और हम नहीं देना चाहते थे, हम जब हम गलत नहीं तो हम क्यों दें, और राजनीतिक प्रेशर भी इतना ज़्यादा था, तो इतना ज़्यादा मतलब हम क्यों इस चक्की में फिस रहे हैं। हम तो कहीं राजनीति में आते भी नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमारा राजनीति से प्रशासन से कोई संबंध नहीं था उस वक्त तक, तो क्या कभी नहीं था, और हम नहीं चाहते थे इसके बीच में पिसना। फिर क्यों मेरे साथ ऐसा घटना घटी। मैं तो यहाँ से जाना चाहती थी, एक्चुअलिटी ये है कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती थी, ये बात बहुत लोग जानते हैं, मैं एकदम साफ बोलती हूँ, मेरी आदत है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की। तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी, मैं अपने बच्चों के साथ वापस जाना चाहती थी, यहाँ छोड़ना चाहती थी, मैं कहीं भी जाती, इवन मेरा है, मैं एस्टेब्लिश हो सकती थी उस वक्त भी चाहती तो। और मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि हम लोग चलेंगे यहाँ से, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन बताई कि अनुपमा यहाँ से अगर जाएंगे और हम कहीं भी जाएंगे तो हमको लोग यही कहेंगे कि आप भाग गए, है ना, हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, हमको यही रहना है और हमको यही रह करके जनता को सिद्ध करना है कि हम गलत नहीं थे, समय सही करेगा। और सही बात है, मैंने भी उनकी बात मानी, अर्धांगिनी है तो बात मानने के अलावा कुछ करना भी नहीं था, शादी करेंगे जो काम करेंगे हम लोग, तो ठीक है। समय के साथ चीजें ठीक हो रही थी, लोगों को समझ में आ गया था कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था मेरे पीछे, सब लोग जानते हैं, ठीक है, ख्याति विशेष नहीं समझना चाहती तो ना समझे, आँख जानबूझ के कहते हैं ना कि आंख वाले होने के बाद भी लोग आंखें बंद कर लेते हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन इसके बावजूद ये बात अच्छी समझ में आती है कि ये राजनीतिक प्रेशर के साथ षड्यंत्र हमारे साथ हुआ था। 2021 में एक बार फिर घटना घटी है, आपने बताया कि 2015 में जब घटना घटी थी तो आपके जहन में सबसे पहले यही बात आई थी कि मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊं, लेकिन आप रुकी, आपने संघर्ष किया, जैसा कि आप बता रहे हैं। अब आपको क्या लगता है? हाँ, वो समय कुछ और था, अब 5 साल बीते हैं, बहुत बदलाव आया है, मैं अपने आप में कहूँगी कि बहुत बदलाव मैंने अपने में भी किया है और बहुत बदलाव अपने आप आया है। ये बदलाव का श्रेय तो मैं भगवान को और गाजीपुर की जनता को देना चाहूँगी, क्योंकि उसका विश्वास हमारे पे कायम रहा, तब हम यहाँ डटे रहे और उसने समय के साथ समझा कि ये जो चीज़ें षड्यंत्र हो रही थी, जो कुछ असामाजिक तत्व थे जो हमारे अधीन षड्यंत्र कर रहे थे, उसका जनता ने ही जवाब दिया। हमने इन 5 सालों में ठीक ठाक विकास किया है, अच्छा विकास किया है, हमने एक स्कूल भी दिया है और ये स्कूल इधर ही 5 सालों में हम लोगों ने स्टार्ट किया, और लेप्रोस्कोपिक भी हम लोगों ने इधर 5 सालों में भी शुरू की, हिस्टोस्कोपिक सारा शुरू किया, सारी सर्जरी शुरू की। तो हम कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में आगे ही बढ़े, हम 2-4 कदम आगे बढ़े, हम 1-8 कदम भी नहीं कहेंगे। हम अपने आप को मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि विगत 5 सालों में मैंने क्या खोया पाया। अभी जो आपने क्वेश्चन किया, तो मैं इधर कभी अभी खाली बैठ करके मैं यही सोच रही थी कि जब हमारे साथ घटना हुई थी 2015 में और उसके बाद से 2021 में जो हुआ है, इन 5 सालों में मैंने क्या खोया, क्या पाया, तो मैंने कुछ खोया नहीं। जनता का विश्वास मेरे पास अभी भी कायम है, इससे बड़ी चीज मुझे क्या मिल सकती है। अगर मैं कहीं से गलत होती तो मैं पुलिस क्यों बुलाती, मैं सीसीटीवी फुटेज क्यों देती, मैं उसके हस्बैंड को क्यों कहती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं खड़ी हूँ, मुझे बताओ, मैं जो भी कुछ होगा मैं खुद करूँगी। ये बात मैंने रात में मेरे सीसीटीवी कैमरे में है, मैं यहीं ओपीडी में बैठी थी, मैंने उसको ये बात कही और 4-5 लोग थे, मैं किसी को नहीं पहचानती, कुछ लड़के खड़े थे, मैंने कहा कि अरे तो आप जाइए, सीसीटीवी है ना, मैं बुला लिया मैंने फटाक से। 1 घंटा लगा उसको आने, सब लोग घर पहुँच चुके थे, वे लोग आए क्योंकि कैमरा तो दिन में ही हैंडल होता है, तो वे बेचारे घर चले गए थे, वो वापस आए, उन्होंने लग करके 2:30-3 बजे तक सब लोगों ने लग करके कैमरा निकाला, सब मैंने खुद पुलिस बुलाई, मैंने खुद पुलिस को दिया, मैंने खुद सब कुछ कराया, उसको समझ में आए कि वो शांत हो जाए, है ना, वो सब कुछ सेटिस्फाइड हो जाए, सब लोग अपने हिसाब से निश्चिंत हो जाएं कि चीज़ें ठीक चल रही हैं। और गलती को तो मैं खुद गलत कहूँगी कि अगर गलत हुआ है तो मैं उसको सजा दिलवाऊंगी, पर ये रिएक्शन नहीं आना चाहिए था, जो गलत रिएक्शन है, अफवाहें नहीं होनी चाहिए थी, जो जनता जो है नमक मिर्च मिला करके अपना मजा लेने के लिए करती है। मतलब जनता को भी, पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, जनता को भी समझना चाहिए कि पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति क्या ऐसी मतलब कुछ करेगा। क्यों हमारे हस्बैंड के अगेंस्ट ये सारी बातें हो रही हैं, क्या वो नहीं जानती, क्या लोग अब 15-20 सालों में कहीं ना कहीं, मैं तो कह रही हूँ आधी गाजीपुर हमसे इलाज करा चुकी होगी, क्या वो हमारे बारे में नहीं जानती, कैसे वो मजा ले रही है और क्यों गलत अफवाहों को हवा दिया जा रहा है। एक पीड़ित का पूरा सम्मान और न्याय तभी है
जब आप पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और पीड़ित को न्याय दिलवाने में पीड़िता का पूरा साथ दें। चाहे अस्पताल हो और चाहे हो गांव के नेताजी, उन सबसे हमारा यही निवेदन है कि महिलाओं का सम्मान करें, उस महिला का साथ दें, जो पीड़ित है उसका साथ दें, तभी उसके साथ न्याय हो पाएगा। मैंने बीएचयू से मेडिकल की डिग्री प्राप्त की और मैं 20 साल पहले 21 साल पहले हम लोग गाजीपुर में आए थे और इस हॉस्पिटल को, पहले तो वो छोटा हॉस्पिटल था उस साइड में, तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके 15 साल से हम लोग इस हॉस्पिटल में हैं और हम लोग लगातार सेवाएं अपनी 24 घंटे गाजीपुर में सभी लोगों को दिन रात अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कितना बड़ा अस्पताल है, कितना बेड है यहाँ पे मरीजों के लिए? ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें लगभग हम लोगों ने सारी सुविधाएं दी हैं, जैसे ब्लड बैंक, डायलिसिस, हमारा सीटी स्कैन है और लैप्रोस्कोपिक सारी सर्जरीज होती हैं, हिस्टोस्कोपिक भी होती हैं सब सर्जरीज, जितनी लैप्रोस्कोपिक, हिस्टोस्कोपिक सारी सर्जरीज हम लोग करते हैं। इवन मतलब फीमेल और जितनी सर्जरी जो जनरल सर्जरीज होती हैं वो हम लोग सारा देखते हैं। इस हॉस्पिटल में करीब कितने स्टाफ होंगे आपके? हमारे हॉस्पिटल में दिन और रात दोनों मिला के लगभग 61 के आसपास स्टाफ हैं और मेल फीमेल दोनों, और मेल ज़्यादा है, फीमेल्स हमारे पास होंगी नहीं होंगी 25, 26, 27 के 25, 26 के आसपास है। तो रात को 24 घंटे का हॉस्पिटल है जी। रात को जब यहाँ हॉस्पिटल ओपन होता है तो वहाँ पे फीमेल स्टाफ रहती है? हाँ बिल्कुल, ड्यूटी शिफ्ट होती रहती है, जैसे दिन की ड्यूटीज रात में और रात की ड्यूटी 15-15 या वीकली जैसा भी मैनेज किया जाता है, तो शिफ्ट होती रहती है अपने। और रात में फीमेल स्टाफ हैं तो 6 के आसपास हैं फीमेल स्टाफ, एक मेड वगैरह सबको मिला के, और मेल स्टाफ होंगे 15-20 से 15-16 के आसपास मेल स्टाफ होंगे जी। आपके हॉस्पिटल में सिक्योरिटी को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? हाँ जी, सिक्योरिटी को लेकर के हमारे पास हमने चारों तरफ कैमरे लगा रखे हैं। हर चप्पे चप्पे की जानकारी हम लोग को बड़े आराम से मिल जाती है। 63 कैमरे हैं। इवन कैंटीन में भी हमारे यहाँ दोनों कमरों में कैमरे हैं। कैंटीन हमारे यहाँ बाहर के लोग उधर की साइड में खाते हैं और अंदर के में भी खाते हैं, कैंटीन में भी कैमरे हैं। और हर कमरे में, हर रूम में, हमारे इधर में भी कैमरे है, हर ओपीडी, हर कमरे में कैमरे। बस एक प्राइवेट रूम को छोड़ के जिसमें पेशेंट अपना कंफर्टेबल फील करता है और जहाँ ड्रेस चेंज वगैरह हो सकती है तो वहाँ उसको छोड़ के बाकी सब जगह जितना जनरल चीज है सब पे कैमरा पूरी जगह। आपके यहाँ एंट्री पॉइंट से लेकर के सर, और आपका समझ लीजिए एंट्री से लेकर के एग्जिट को लेकर के चले तो हर जगह आपको कैमरा मिलेगा। इवन हम लोगों ने लिखवाया हुआ है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। इवन हम भी अभी कैमरे की निगरानी में। जी बिल्कुल, इस कैमरे में भी कैमरा है। तो आपके यहाँ हर तरफ कैमरा लगा, आपने बताया। आपके यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी है? जी, एक नर्सिंग स्कूल और पैरामेडिकल कॉलेज। पैरामेडिकल कॉलेज है जी। पैरामेडिकल कॉलेज में कितने कोर्सेज हैं, कितने स्टूडेंट? हाँ, पैरामेडिकल कॉलेजेस में हमारे जो पैरामेडिकल स्कूल में जीएनएम का 3 साल का कोर्स, एएनएम की 2 साल का कोर्स और ओटी टेक्नीशियन, हमारा ये पैथोलॉजी का है वो और सीटी स्कैन टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन और ब्लड बैंक टेक्नीशियन, इसका कोर्सेज हमारे यहाँ रनिंग चल रहे हैं। और जीएनएम वगैरह मिला के सब में 40 है, जो 4 120 कम 40 मतलब 160 बच्चे हैं, करीब 160 बच्चे हैं। और अभी मुझे पैरामेडिकल के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है कि 5 या 6 के करीब उसमें है, पैथोलॉजी में शायद 10-12 है और 4-5 के करीब डायलिसिस में है, सीटी स्कैन में कुछ कितने ये मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्ट। तो ये सारे जितने आपके स्टूडेंट्स हैं वो सब फीमेल हैं? हाँ, अधिकतर फीमेल है, मैक्सिमम फीमेल। आप समझ सकते हैं 90% जीएनएम में फीमेल है, 95% जीएनएम में फीमेल है, कुछ मेल भी हैं। और पैरा नर्सिंग वाला जो पैरामेडिकल वाला जो कोर्स है उसमें ज़्यादातर मेल है, उसमें अधिकतर मेल ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा मेल आते हैं। और इधर फीमेल है। जैसे अभी हमने बात भी किया कुछ आपके स्टूडेंट्स थे, तो वो मैक्सिमम सारी फीमेल्स थी। हाँ जी, करीब मैंने बताया। हाँ, नंबर 150 से ज़्यादा ही होंगे। हाँ, आराम से। मैंने आपको बताया ना कि 3 तो वो चल गया, अधिक 40 का अच्छा तो समझ लीजिए 150 से ऊपर का जी। गुनाह उनका या मेरा नहीं था, गुनाह तो सिर्फ उस भीड़ का था, कातिल तो वक्त था। जब मैंने खुदा को ईश्वर मान लिया था,
इस तूफान का फरमान तो उस दिन ही जारी कर दिया। ये भीड़ तो उसको अंजाम तक पहुंचाने का जरिया था बस। चारों तरफ मौत का कोहराम मचा हुआ, सर से खून बह रहा था। सब कुछ खत्म कर दिया था भीड़ ने। प्यासी थी वो हमारे खून की, हमारे आंसुओं की, हमारे रिश्तों के टूटने की खनकार की। प्यासी थी हमारे सम्मान की। कोई पत्थर दिल भी पिघल जाए इस दृश्य को देखकर, पर भीड़ तो बेदिली होती है, फिर पिघलने का कोई सवाल ही नहीं। भीड़ तो ऐसी ही होती है। यदि आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा उन सवालों का जवाब देने की। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।